स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण फैसले पर बात करने वाले हैं। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। नमस्कार जी, ये फैसला जो 2014 में आया सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में भी प्रकाशित है। मामला जुड़ा था आईपीसी की धारा 498A यानी दहेज प्रताड़ना और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 से। हाँ, और इसमें याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत मांगी थी जी, गिरफ्तारी के डर से, है ना? बिल्कुल। तो आज हम इसी फैसले के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की गिरफ्तारी की शक्तियों पर, खासकर उन मामलों में जहां सजा 7 साल तक की है, क्या कहा और मजिस्ट्रेट की इसमें क्या भूमिका है। सही, मतलब ये जानना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं धारा 498A के संदर्भ से ही। कोर्ट ने माना कि भाई वैवाहिक विवाद तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात पर जताई कि इस धारा का कई बार गलत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे बचाव के लिए नहीं बल्कि एक हथियार की तरह कोर्ट ने ये शब्द इस्तेमाल किया। जी, कोर्ट ने वेपन शब्द का जिक्र किया कि ये पति और उसके रिश्तेदारों को परेशान करने का एक हथियार बन गया है, और इसके सपोर्ट में आंकड़े भी दिए। हाँ, वो आंकड़े तो वाकई मतलब आंखें खोलने वाले थे। 2012 का जिक्र था शायद, करीब 1.25 लाख गिरफ्तारियां 498 में। जी, 1,97,762 गिरफ्तारियां, और इसमें भी करीब 48,000 महिलाएं थीं, अक्सर पति की माँ और बहनें। और जो चार्जशीट और सजा का अंतर था वो तो बहुत ही ज्यादा था। चार्जशीट 93% मामलों में, लेकिन सजा सिर्फ 15% में। हाँ, और यही बड़ा अंतर है जिस पर कोर्ट में ध्यान दिलाया। ये दिखाता है कि शायद गिरफ्तारियां बहुत हल्के में हो रही थीं, बिना पूरी जांच के, बिना ठोस आधार के। तो कोर्ट ने माना कि इससे न सिर्फ कानून का मकसद पूरा नहीं हो रहा, बल्कि लोगों को बेवजह परेशानी और अपमान झेलना पड़ा है। बिल्कुल, कोर्ट ने गिरफ्तारी के असर पर भी बात की कि ये कैसे व्यक्ति को अपमानित करती है, उसकी आज़ादी छीन लेती है और उस पर एक स्थायी दाग छोड़ जाती है। और पुलिस के रवैये पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी, है ना? वो जो एक आम धारणा है कि पहले गिरफ्तार करो, बाकी बाद में देखेंगे। जी, कोर्ट ने इस मानसिकता की आलोचना की। कहा कि पुलिस को ये शक्ति इसलिए नहीं दी गई कि वो इसे लापरवाही से या किसी गलत इरादे से इस्तेमाल करे। सिर्फ इसलिए कि कोई अपराध गैर जमानती और संज्ञेय है, गिरफ्तारी अपने आप जरूरी नहीं हो जाती। तो फिर कब जरूरी होती है, खासकर इन 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में? यहाँ शायद वो सीआरपीसी की धारा 41 का जिक्र आता है। एकदम सही। धारा 41, खास तौर पे इसका सेक्शन 41(1)(b) ये कहता है कि पुलिस अधिकारी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसे ये यकीन होना चाहिए और उसके पास वजह होनी चाहिए कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। और वो वजह क्या हो सकती हैं? कोर्ट ने कुछ बताया? हाँ, कोर्ट ने धारा 41 में लिखी वजहों को ही दोहराया, जैसे कि आरोपी को कोई और अपराध करने से रोकना हो, या फिर मामले की सही जांच के लिए जरूरी हो, या सबूत मिटाने से रोकना हो, या गवाहों को डराने धमकाने से। जी, या फिर ये पक्का करना हो कि वो अदालत में पेश होगा जब बुलाया जाएगा। इनमें से कोई वजह होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पुलिस अधिकारी को ये वजह लिखित में दर्ज करनी होंगी। अच्छा, मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं, लिखना पड़ेगा। और अगर पुलिस तय करती है कि गिरफ्तार नहीं करना है तो भी उसका कारण लिखित में दर्ज करना होगा और केस डायरी में लिखना होगा। ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। ठीक है। अब मान लीजिए पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी फौरन जरूरी नहीं है, धारा 41 वाली शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो क्या आरोपी को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, यहीं पर धारा 41A का रोल आता है। ये है नोटिस देने के बारे में। अगर गिरफ्तारी धारा 41A के तहत आवश्यक नहीं लगती, तो पुलिस अधिकारी आरोपी को एक नोटिस जारी करेगा कि वो जांच के लिए पेश हो। और अगर आरोपी नोटिस मान लेता है, पेश हो जाता है, तो सामान्य नियम यह है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर बाद में पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी हो गई है और वो धारा 41 की शर्तें पूरी हो रही हैं, तो वो लिखित कारण दर्ज करके गिरफ्तार कर सकती है। समझ गया। तो ये एक तरह से अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने का एक और रास्ता है। जी, ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा है। अब इसमें एक और अहम कड़ी है, मैजिस्ट्रेट। हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या नोटिस दिया, फिर मामला मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। उनकी क्या जिम्मेदारी है?
कोर्ट ने इस पर बहुत जोर दिया। कहा कि किसी को हिरासत में भेजना मतलब उसकी आज़ादी पर रोक लगाना ये एक बहुत गंभीर न्यायिक काम है। इसे हल्के में या मशीनी तौर पर नहीं किया जा सकता। मतलब मैजिस्ट्रेट को सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मजिस्ट्रेट को पहले ये देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है, क्या धारा 41 की शर्तें वाकई पूरी हो रही हैं, पुलिस ने जो कारण बताए हैं क्या वो पर्याप्त हैं। हाँ, और ये सब देखने के बाद मजिस्ट्रेट को अपने आदेश में लिखना भी होगा। हाँ, उन्हें अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी, भले ही संक्षेप में करें, लेकिन ये दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने पुलिस के दिए कारणों की समीक्षा की है और वो संतुष्ट हैं कि हिरासत जरूरी है। सिर्फ ये लिख देना कि पुलिस रिपोर्ट देखी, हिरासत मंजूर, ये काफी नहीं है। ये तो बहुत अहम बात है। इससे मजिस्ट्रेट की जवाबदेही भी बढ़ती है। निश्चित रूप से। अब इन सब बातों को लागू करवाने के लिए कोर्ट ने कुछ ठोस निर्देश भी दिए। हाँ, क्या निर्देश थे वो? कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वो अपनी पुलिस को साफ साफ निर्देश दें कि धारा 498A हो या कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा है, उसमें ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं करनी है। मतलब पहले धारा 41 की चेकलिस्ट देखो, संतुष्ट हो, कारण लिखो, तभी आगे बढ़ो। जी, और पुलिस को एक चेकलिस्ट भी बनाने को कहा जिसे गिरफ्तारी के समय भरना होगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट को भी उस चेकलिस्ट और कारणों को देखना होगा। और अगर इन निर्देशों का पालन न हो तो कोई सजा? कोर्ट ने यह भी साफ किया, अगर कोई पुलिस अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है और वो अदालत की अवमानना का दोषी भी माना जा सकता है। और मजिस्ट्रेट के लिए भी? हाँ, अगर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट बिना वजहों की समीक्षा किए और अपनी संतुष्टि दर्ज किए बिना ही हिरासत को मंजूरी दे देता है तो उनके खिलाफ भी संबंधित हाईकोर्ट विभागीय कार्रवाई कर सकता है। बाप रे, मतलब कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन से जुड़ा मामला था। तो कुल मिला के देखें तो अरनेश कुमार फैसला एक तरह से पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति पर एक लगाम लगाने की कोशिश थी ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। हाँ, और साथ ही मजिस्ट्रेट की भूमिका को और सक्रिय बनाने की कोशिश थी, ये सुनिश्चित करना कि वो सिर्फ एक मूक दर्शक ना रहें बल्कि प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएं। इसका मकसद यही था कि गिरफ्तारी आखिरी विकल्प हो, पहला नहीं, खासकर उन मामलों में जहां सजा कम है और पारिवारिक विवाद ज्यादा। सही कहा। कानून का उद्देश्य न्याय दिलाना है, न कि उत्पीड़न का जरिया बनना। ये फैसला इसी संतुलन को साधने का प्रयास था। तो श्रोताओं के लिए हम आज ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं। 2014 में इतने साफ दिशा निर्देश आने के बाद भी आज भी हम जमीनी स्तर पर क्यों सुनते हैं कि अनावश्यक गिरफ्तारियां हो रही हैं या प्रक्रिया का पालन ठीक से नहीं हो रहा? इन निर्देशों का असर कितना हुआ है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कानून और उसके अमल में जो अंतर रह जाता है उसे कैसे भरा जाए। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है।